फैंस फेवरेट स्क्विड गेम वर्ल्ड वाइड फेमस कोरियन सीरीज जिसे मोस्ट ऑफ द पीपल देख चुके हैं। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा। कर्ज में डूबे हुए लोगों को एक आदमी दाकची गेम के थ्रू एक गेम के लिए इनवाइट करता है, जिसमें जीतने वाले को इतना पैसा मिलेगा कि वो अपना सारा कर्ज चुका के एक ऐश की जिंदगी जी सकता है। बट उस गेम में एंटर करने के बाद उन सारे कंटेस्टेंट्स को ये पता चलता है कि गेम के हर राउंड में जो भी कंटेस्टेंट हारेगा उसे मार दिया जाएगा। बट अगर मैं कहूँ कि स्क्विड गेम से मिलता जुलता कुछ असली में साउथ कोरिया में हो चुका है जो इससे भी ज़्यादा बेरहम हो, तो साउथ कोरिया कोरियन वॉर के बाद अपने आप को रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। 1950s और 1960s के दौरान वेलफेयर पॉलिसीज लगाई गई, जिसमें मेनली ऑर्फन्स को शेल्टर देने पर फोकस था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, गरीब और बेघर लोग एक सिंबल ऑफ पॉवर्टी कहलाने लगे, जो नेशनल रेप्यूटेशन के लिए एक थ्रेट था। 1970s और 1980s में साउथ कोरिया एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर था, जिसे पाक चुन ही और चुन डुहुआन जैसे लीडर्स रूल कर रहे थे। उन्होंने अपने शहर को क्लीन एंड मॉडर्न दिखाने के लिए बेघर और गरीब लोगों को सोसाइटी से हटाने का डिसाइड किया, जिसके लिए स्ट्रिक्ट क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किए गए। बेघर लोगों को इसमें टारगेट किया गया था, जो कि इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी की हेल्दी ऑर्डर को प्रिवेंट करते हैं। 1975 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डायरेक्टिव नंबर 410 इशू किया, जिसमें पुलिस और म्यूनसिपैलिटीज़ को वैग्रेंट पेट्रोल टीम्स बनाने का ऑर्डर दिया गया। ये टीम्स मंथली रेड्स करती थीं, जिसमें काफ़ी लोग बिना किसी ड्यू प्रोसेस के डिटेंशन फैसिलिटीज़ में भेज दिए जाते थे। बट ये कोई मामूली फैसिलिटीज़ नहीं थी। इन सो कॉल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का नाम था ब्रदर्स होम। ब्रदर्स होम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का नाम पर एक इंटर्नमेंट कैंप था, जो बुसान में लोकेटेड था। ये ऑफिशियली 20 जुलाई 1960 को एक ऑर्फनेज के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1970s के दौरान ये एक वैग्रेंट डिटेंशन फैसिलिटी बन गया। यहाँ पे रखे गए लोग सिर्फ बेघर लोग नहीं थे, बल्कि प्रोटेस्टर्स भी थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, स्ट्रीट चिल्ड्रन और ऑर्फन चिल्ड्रन भी थे, डिसेबल लोग भी थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको बस गलत जगह पर होने की वजह से उठा लिया गया। ब्रदर्स होम को पार्क इन गेउन कंट्रोल करता था, जिसे पुलिस और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। इस फैसिलिटी के अंदर 20,000 लोग प्लेटून स्टाइल ग्रुप्स में रखे जाते थे। हर प्लेटून में 120 लोग होते थे, जो एक आर्मी लाइक चेन ऑफ कमांड के अंडर ऑपरेट होता था। इन लोगों से फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करवाया जाता था। ब्रदर्स होम में मरने वालों की गिनती स्क्विड गेम के कंटेस्टेंट से भी ज्यादा थी। जहां स्क्विड गेम में 456 प्लेयर्स थे, वहीं ब्रदर्स होम में मरने वालों की गिनती 657 से भी ज्यादा थी। ब्रदर्स होम के गार्ड्स वहां के लोगों को क्लब्स और ओक स्टिक से मारते थे। टेस्टिमोनीज के मुताबिक 657 से भी ज़्यादा अननेचुरल डेथ्स रिपोर्ट हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की बॉडीज़ बरियल साइट्स पर मिली, कुछ की क्रेमेशन साइट्स पर मिली, और कुछ लोगों की बॉडीज़ हॉस्पिटल में सेल कर दी गई। 1986 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्रदर्स होम में लाए गए लोगों से फोर्स लेबर और उन्हीं लोगों के ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र किए गए पैसों के जरिए 2 बिलियन वॉन के प्रॉफिट जनरेट हुए। इसका एक हिस्सा पुलिस और लोकल ऑफिशियल्स के सपोर्ट के लिए ट्रांसफ़र किया गया। अगस्त 1982 में एक व्यक्ति एक पिटीशन सबमिट करता है, जिसमें उन्होंने अपने भाई के ब्रदर्स होम में मिसट्रीटमेंट के बारे में गवर्नमेंट और पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की मांग की। ये केस बुसान के बुकबू पुलिस स्टेशन के अंडर हैंडल किया गया। पुलिस ने उस व्यक्ति और ब्रदर्स होम के ऑपरेटर पार्क इन ग्यून के बीच एक मीटिंग अरेंज की। वहाँ होता यह है कि पार्क इन ग्यून उस व्यक्ति के ऊपर ही फॉल्स एक्यूजेशन का केस फाइल कर देता है, और दिसंबर 23, 1982 को उस व्यक्ति को 8 महीने की सज़ा होती है। 1986 में प्रोसिक्यूटर किम योंग वॉन ने एक माउंटेन वर्कशॉप में फोर्स्ड लेबर और उन लेबर्स पे अब्यूज़ का पता लगाया, जिससे ब्रदर्स होम पे फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। ब्रदर्स होम की सच्चाई जब लोगों के सामने आई, तो पार्क इन ग्यून, जिसे आप फ्रंटमैन भी कह सकते हो, उसे सिर्फ पैसों के घोटाले के लिए सज़ा हुई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए नहीं। पार्क इन ग्यून को सिर्फ 2.5 साल की सज़ा मिली। 2018 में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने फॉर्मली ब्रदर्स होम के सर्वाइवर्स और फैमिली से माफ़ी मांगी। 2022 में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ने ब्रदर्स होम की केस की डीपर इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन लिया। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये सब इतने साल बाद ही क्यों, तब क्यों नहीं? उस टाइम पे ये सब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम मिलिट्री डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन कंट्रोल के चलते गवर्नमेंट और अथॉरिटीज अकाउंटेबिलिटी से बच रहे थे। मीडिया सेंसरशिप और सिस्टमैटिक करप्शन ने अब्यूसेस को छुपाने में बहुत बड़ी मदद की, और जो लोग आवाज़ उठाते थे उन्हें दबा दिया जाता था। पब्लिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, जो एक्शन लेने में एक बड़ी रुकावट बनी। अभी रिसेंट सालों में माफी और इन्वेस्टिगेशन इसलिए हुई क्योंकि साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और सिविल सोसाइटी का इम्पैक्ट ज़्यादा होने लगा। सर्वाइवर्स और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने कंसिस्टेंट एडवोकेसी और अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए पब्लिक और गवर्नमेंट का अटेंशन इस इशू पर लाया।
इंटरनेशनल प्रेशर और ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर बढ़ते ग्लोबल फोकस ने भी साउथ कोरियन अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए फोर्स किया। साथ ही में 2022 में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की स्थापना ने पास्ट एट्रॉसिटीज़ को एड्रेस करने का एक मौका दिया। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि अनचेक्ड पावर और सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस कितनी डेविस्टेटिंग हो सकती है। तो ये थी सच्चाई ब्रदर्स होम की। दुनिया भर में लाखों दर्दनाक और बेरहम इंसिडेंट्स हुए, और अगर आप ये वीडियो अपने घर में बैठ के आराम से देख रहे हो तो आप अपने आप को खुशनसीब मानो कि आपके परिवार का कोई या आप ऐसे किसी इंसिडेंट में शिकार नहीं बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड वीडियो में।